अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टूक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइरा नवाज़। नाज़रीन, आज JUIF का जो कराची का जलसा है वो पावर शो है और वहां पर बड़ी तादाद में कारकुनान जमा है, जबकि इतलात ये मौसूल हो रही थी कि जलसा नहीं हो सकेगा क्योंकि उनको इजाज़त नहीं मिली। लेकिन हमने देखा कि पंडाल सजाया गया और वहाँ पर जलसा हो रहा है, जबकि PTI की जानिब से और जमात इस्लामी की जानिब से सवाल उठा दिया गया है। कई सवालात गर्दिश कर रहे हैं, इस पर ज़रूर बात करेंगे। जबकि PTI और इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात की गूंज है, क्या मुफाहमत के बादशाह कोई नया सरप्राइज़ देंगे? सिंध का सियासी मंजरनामा कुछ तब्दील होता दिखाई दे रहा है क्योंकि MQM और पीपल्स पार्टी में इत्तफाक नज़र आ रहा है और नून लीग और MQM में इख्तलाफ नज़र आ रहा है। कराची में डाकू राज है और कच्चे के डाकू आज़ाद हैं। पुलिस मुकम्मल तौर पर क्यों नाकाम नज़र आ रही है, बेबस नज़र आ रही है, एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के दावे तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जो नतीजा है वो सिफर है। स्टॉक एक्सचेंज को देखें तो वो अपनी 75 साल तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है, लेकिन आवाम बेहाल है और मजदूर जो है वो जलीलो ख्वार है। क्यों, ऐसा क्या है? कौन होगा दर्द का दरमा? ज़रूर बात करेंगे। बिजली 19 रुपये फ़ी यूनिट की दरख्वास्त दे दी गई है, जबकि आवाम जो है वो लोड शेडिंग भी झेल रही है। जरदारी साहब ने पूरी काबीना के साथ कराची में इजलास किए और अमन अमान के हवाले से कई अहकामात भी जारी किए, हिदायत भी जारी किए। क्या उन अहकामात पर अमल दरामद होगा या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और नान भाइयों ने तो हुकूमती रेट को ही चैलेंज कर दी है। हुकूमती रेट पर रोटी की फरोख्त क्यों नहीं हो रही? तमाम टॉपिक्स हैं, मज़ीद भी टॉपिक्स होंगे जो कि हम डिस्कस करेंगे। जो मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलीम सिचवानी साहब, नईमुद्दीन साहब MQM से ताल्लुक़ है और राना गुलजार ताज साहब पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी सलीम सिचवानी साहब आपसे। आज जो अहम जलसा या पावर शो जो हो रहा है कराची में, बग़ैर इजाज़त पंडाल सज गया, सिक्योरिटी फराहम कर दी गई, ट्रैफिक प्लान दे दिया गया। आपके बड़े सवालात गर्दिश कर रहे थे सोशल मीडिया पर और वैसे भी आप लोगों के बड़े गुस्से का इजहार किया गया, तो कैसे देखते हैं आप इन तमाम चीज़ों को? देखिए, जलसा करना, रैलियाँ निकालना आवाम का बुनियादी हक है, ठीक है, और उसको मिलना चाहिए। और मौलाना साहब ने अगर जलसा किया है तो अच्छी बात है, इनको करना चाहिए था जलसा। मगर 30 अप्रैल को जो इन्होंने PTI के साथ जो हमेशा से सुलूक होता है आवाज तोते लोगों वाला, वो नहीं होना चाहिए। जलसे के अनाउंसमेंट से पहले ही गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं, लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि PTI में डंडा बरदार फोर्स नहीं है। अच्छा, PTI में जो डंडा बरदार फोर्स नहीं है, जिसकी वजह से जो PTI के लोगों को पकड़ना, उनको अरेस्ट करना, उनको जेलों में डालना, इनके घरों के सामान लूटना, इनके घरों में तोड़फोड़ करना, ये एक रिवायत बना दी गई है। अच्छा, अब अगर यही काम अगर ये मौलाना साहब के साथ या इनके वर्करों के साथ करते तो उनको डंडी का जवाब डंडे से मिलता। अच्छा, मज़ामत का सामना करना पड़ता। मज़ामत का सामना न सिर्फ करना पड़ता बल्कि शदीद मज़ामत का सामना करना पड़ता। और ये PTI के लोगों में पता है ज्यादातर जो है वो पढ़े लिखे और बादशाह लोग हैं। इसके अलावा जो पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो वो भी सियासत के अंदर बड़े बादशाह हैं, जिसकी वजह से जो वो इन चीजों से दूर हैं। मेहनत कश और मजदूर टाइप के लोग ज्यादा हैं। अच्छा जी, बिल्कुल। लेकिन जब वो झंडे लेके निकलते हैं तो फिर वो इस्तेमाल करते हैं उन झंडों का सही तरीके से। ये भी तो काफी फुटेजेस आई हैं ना सलीम? वो अगर आप देखें, अगर फुटेजेस तो आप जो आपने देखी है वो हजारों, बीच में चंद लोगों की देखी है, वो चंद लोग अभी तक पकड़े नहीं गए। वो चंद लोग अभी तक पकड़े नहीं गए, हजारों पकड़े गए। मगर वो जो है ना तोड़फोड़ करने वाले वो जो चंद लोग थे जिनके चेहरे वादे तौर पर दिखाए गए थे, वो चंद लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। अच्छा, तो सोचने की बात है वो चंद लोग किन के भेजे हुए थे, कहाँ के थे, किधर के थे, ठीक, और क्यों थे? फिर एक सवाल उठ गया कि ये कोई साजिश भी हो सकती है। ये कैसी बात है? हम सवाल में से सवाल निकलते चले जा रहे हैं। राना गुलजार साहब से भी बात कर लेते हैं। राना गुलजार साहब, सिंध का जो सियासी मंजरनामा है वो अब कुछ तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। MQM और पीपल्स पार्टी एक पेज पे आ गए, जबकि जो एक पेज पे थे वो अब दूसरे पेज पे चले गए। नून लीग और MQM जो है उनमें इख्तिलाफ आ गया। तो क्या मामलात क्या चल रहे हैं, क्या तब्दीलियां आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया साहिबा। देखें, बात यह है कि हमने तो कभी भी अपने अंदर दूरियां पैदा नहीं की। हमने तो हमेशा मोहब्बत के दरवाजे खुले रखे हैं और हर पॉलिटिकल वर्कर को गले लगाया है। होता रहता है, सियासत है,
कल वो दूर थे, आज करीब हैं, आज करीब हैं, कल दूर हैं। तो एमक्यूएम को जाहिर सी बात है कि हमने पहले भी कहा था कि सिंध में ज़ाहिर है उनकी भी अक्सरियत है, हमारी भी अक्सरियत है, तो साथ मिलकर चलें, शहर की तरक्की के लिए, सूबे की तरक्की के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए, आइन की सुपरविजी के लिए आप काम करें। और बहुत अच्छी बात है जी, वो अगर मोहब्बतें बढ़ा रहे हैं तो हम तो उनको वेलकम कहेंगे, हम तो कभी भी उनको अपने से दूर नहीं समझेंगे। और शहर में अच्छे काम होने चाहिए और उनकी जो भी ताउन है और जो भी उनकी राय है शहर की तरक्की के लिए, हमारे सारा आँखों पे हम उनको एहतराम की नज़र से देखते हैं कि वो अच्छी राय दें और मेयर कराची और सूबे सिंध गवर्नमेंट जो है उस पर इम्प्लीमेंट करे और शहर में बेहतर तरक्की हो सके। तो ठीक है, कोई ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। ज़रूर सबको तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए और बेहतरी के लिए मिल बैठ के काम करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नईमुद्दीन साहब से ही पूछ लेते हैं, काफ़ी देर से मुस्कुरा रहे हैं और सबकी बातें सुन रहे हैं। नईमुद्दीन साहब, ये आपने यू टर्न लिया है इसलिए क्योंकि जब इलेक्शन से पहले आप प्रोग्राम में आते थे तो आप ये कहते थे कि नून लीग के साथ हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, नून लीग आई भी थी, वक्त भी आया और शहबाज शरीफ साहब ने भी आपके उधर मुलाकातें की। तो अब ये अचानक से आपने यू टर्न लिया और पीपल्स पार्टी से इतने इख्तलाफात होने के बावजूद दोबारा से आपने उनको रीजॉइन कर लिया। शुक्रिया शुमैला आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, प्रोग्राम के अंदर आप ये सारी बातें करती हैं, आप हमसे पूछती हैं पॉलिटिकली, तो उसका जवाब भी आपको उसी तरह से मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। सियासत में कभी भी दरवाजे बंद नहीं होते, चाहे वो नून लीग हो, काफ लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई भी जमात हो। ठीक है। और एमक्यूएम ने हमेशा अपने दरवाज़ों को खुला रखा है और हमेशा अपना दिल वसी करके सबसे पहले आगे बढ़ के कुर्बानी मुल्क के देने के लिए वो हमेशा हाजिर रहे। ठीक। और हमारे पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुकात अच्छे थे, जमात इस्लामी से भी अच्छे हैं, हमारे तमाम लोगों से पीपल्स पार्टी के अलावा भी ताल्लुकात अच्छे हैं। और हमने हमेशा कोशिश की कि जो शहर के लिए काम करेगा, जो मुल्क के लिए काम करेगा, जो सिंध के लिए काम करेगा, जो पाकिस्तान के लिए काम करेगा, हम उसके छाना बछाना खड़े होकर काम करेंगे। नहीं, लेकिन एकदम से तब्दीली आई ना। आपने देखिए, ये आपके ही अल्फाज थे कि 15 साल दौरे हुकूमत में पीपल्स पार्टी ने वो डिलीवर नहीं किया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम इस बात को आज भी कहते हैं, हम इसको आज भी इंडोर्स करते हैं कि 15 साल, अब वो 20 साल होने वाले हैं ना जी, अब 5 साल और आप शामिल कर लें तो अगर गवर्नमेंट चलती है। अच्छा, तो अगर आप 5 साल और शामिल कर लें 20 साल हो जाएंगे। तो हमने आज भी हम इस बात को इंडोर्स करते हैं कि 15 साल दौर में कोई काम नहीं किया, लेकिन हम उनको इस बात की उनको यकीन दहानी कराते हैं कि शहर में अगर वो 15 साल दौर में काम करें, इस शहर की तरक्की के लिए काम करें। हमारे शहर के अंदर इस वक्त जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है सदरुल मुल्क ज़रदारी साहब, उनका मैं समझता हूँ सबसे बड़ा स्टेक है। वो अगर सिंध के लिए काम करेंगे, कराची के लिए काम करेंगे, तो उसके नतीजे बहुत अच्छे आएंगे। क्योंकि इस वक्त जो आप हालात देख रही हैं, कच्चे के डाकू, पक्के के डाकू, स्ट्रीट क्राइम्स किस उनके बढ़ते जा रहे हैं। हमने उनसे ये मुतालबा पहले भी किया था और आज भी करते हैं और आइंदा भी करते रहेंगे कि हम जरदारी साहब से कहते हैं कि जी हम आपके साथ मिलके चलने को तैयार हैं। और उन्होंने भी हमें इस बात की यकीन दहानी कराई है इस शहर के अंदर कि वो बिल्कुल हमारे साथ चलेंगे और मिलके चलेंगे। और इंशाल्लाह जब हम मिलके चलेंगे तो शहर में तरक्की का आगाज होगा काम का। और ये हम उम्मीद करते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ जो हमारी लीडरशिप के मुज़ाकरात हुए हैं, फारूक भाई के, मुस्तफा भाई के, खालिद भाई के, तो वो इंशाल्लाह सक्सेसफुल होंगे और काम और शहर तरक्की करेगा। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल होना भी यही चाहिए। सलीम सचवानी साहब, आप समझते हैं कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी का ये जो इत्तेहाद है ये आगे चल सकेगा और इससे आवाम को कुछ फ़ायदा मिल सकेगा, बस इसके अलावा? देख लें, इलेक्शन के टाइम पे इत्तेहादी अलग होते हैं इनके, हमेशा से आप रिकॉर्ड पिछला चेक कर लें, इलेक्शन के टाइम पे हमेशा पीपल्स पार्टी एमक्यूएम एक दूसरे को बुरा भला कह रही होती हैं और इलेक्शन के बाद हमेशा इनका इत्तेहाद हो जाता है। अच्छा। इलेक्शन से पहले इसलिए कह रहे होते हैं कि उनको माजरत की सियासत करनी होती है, उनको सिंधियत की सियासत करनी होती है, पाकिस्तान की सियासत किसी को भी नहीं करनी होती। अच्छा। जिसकी वजह से जो है नुकसान हमेशा पाकिस्तान का ही होता है और आज भी हो रहा है। पाकिस्तान के अवाम का होता है, मतलब पाकिस्तान से मतलब पाकिस्तान के अवाम बयानात से देखिए जी, पाकिस्तान से मतलब पाकिस्तान के अवाम में, इसमें इंटीरियर सिंध की अवाम भी आ गई, इसमें कराची की भी आ गई, इसमें पंजाब की भी आ गई। पाकिस्तान का नुकसान हुआ था तो वो उसकी बात कर रहे हैं जी। 9 मई को बेशक पाकिस्तान का नुकसान हुआ था, इसमें कोई शक नहीं। 9 मई को खवातीन को घसीटा गया था, 9 मई को 25 लोगों को शहीद किया गया था, 9 मई को 16 अफराद को गोलियां मारी गई थी, 9 मई को जो है वो
शौदा के जो यादगार तामीर की गई थी उसको तोड़ा फोड़ा गया था, मगर अभी तक एक भी उसको गिरफ्तार नहीं किया गया जिन्होंने शौदा की यादगार को तोड़ा था। यादगार उसको कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए ये उसके लिए फतवा लेना पड़ेगा, क्योंकि वो बुत बनाए थे यादगार में, बुत हम तोड़ के इस्लाम फैलाता, और बीइंग ए मुस्लिम हमें बुत बनाना चाहिए या नहीं बनाने चाहिए उसके लिए हमें फतवा लेना पड़ेगा सर। अच्छा, ये तो खैर एक अलग ही बहस है, एक अलग बहस हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मगर अब नहीं, ये तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए थी, जिसने एक पत्थर भी उठाया उसने गलत किया। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। अब ये जो सलीम साहब बयानात का सिलसिला जो जारी हो जाता है और ख़ास तौर पे धमकी आमेज़ जो सिलसिला है, आज JUI फे के जलसे में राशिद सुमरो साहब का एक बयान जो आया, उन्होंने कहा कि जलसा करने से कोई रोक नहीं सकता, रोक कर दिखाए, हम उसे बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। थ्रेट जो एक थी, तो ये जेस्चर नहीं होना चाहिए, रहनुमाओं का ये जेस्चर सूट नहीं करता है। वो आपकी बात सही है, ये जेस्चर नहीं हो रहा, मगर जेस्चर पैदा क्यों हुआ, सवाल ये भी है ना, क्यों इजाज़त नहीं दी गई इनको? अगर इनको इजाज़त दे दी जाती तो ये जेस्चर पैदा ही नहीं होता। क्या उनका जमहूरी हक नहीं बनता? क्या एहतजाज करें, जलसा करें, जुलूस निकालें? क्या ये आज़ादी क्या PTI के दौर में नहीं थी सबको? जब उस दौर में मौजूद थी तो आज किस खुशी में पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं? जब ये पाबंदियां लगाएंगे तो फिर इंतहा पसंदी उरूज पे चढ़ती है। अगर पाबंदियां न लगाएं तो पुरअमन जलसे जुलूसों की इजाज़त होनी चाहिए, और यही हमारा दीन और हमारे इखलाकी इक़दार बनती हैं जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है राना गुलजार साहब, जो बसेस मंगवाई हैं कराची पोर्ट पे बहुत सारी, इससे पहले भी बसेस आई और पिंक बस भी रोड पे आ रही है, लेकिन क्या समझते हैं कि कराची के ट्रैफिक के मसाइल हल हो जाएंगे इससे, जो ये इक़दाम हो रहे हैं? देखें जी, बात यह है कि बसें और भी, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो शहर में थी ही नहीं, और अब आहिस्ता आहिस्ता करके अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। ख़वातीन की पिंक बसें भी चलाई हैं, जो कि 2 महीने तक वो ख़वातीन के लिए फ्री सर्विस दे रही हैं। बिल्कुल बसें और भी आनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ख़त्म होनी चाहिए और ये जो सरकारी ट्रांसपोर्ट है ये होनी चाहिए, ताकि आवाम को सहूलत मैसर हो सके। इसके लिए रोडों को सही होना ज़रूरी है और चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और जितनी पुरानी बसें हैं, पुरानी गाड़ियां हैं, बहुत जो पुरानी कदीमी गाड़ियां, मैं समझता हूँ इनका ख़त्म होना चाहिए और रोड पे इनको पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि शहर में आलूदगी फैलती है और रोडों को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ जहाँ भी रोड ख़राब हैं उनको सही करें। और दूसरी बात यह है कि क्रैक डाउन ऑपरेशन हो कि जो रोडों को जो इनको सही किया जाए, जो रोड पे लोगों ने बाहर तजावज़ात निकाली हुई हैं ये भी ख़त्म होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। इसमें सब लोग जब मिलकर काम करेंगे तो ये बेहतर हो सकेगा। इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड रखना चाहिए और तमाम जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं सबको एक पेज पे होना चाहिए, क्योंकि शहर की खिदमत का मामला है, शहर की भलाई का मामला है, तो ये बहुत ज़रूरी है। राना साहब, आप नहीं समझते कि बसें मंगवाने से पहले हमें रोड, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना चाहिए? मतलब हम पहले साइकिल का पेडल ख़रीद लें, उसके बाद हम साइकिल ख़रीदने जाएं या कोर्ट का पेडल बना लें, तो मतलब ये देखिए जी, बात ये है कि आप सही कह रही हैं, रोड भी बनेंगे, गाड़ियां भी चल रही हैं, रोड भी बनने चाहिए, क्योंकि जो अभी बसें चल रही हैं वो तमाम रोडों पर नहीं हैं, वो ना काफ़ी हैं जो बसें भी बहुत हाई फाई हैं, बड़े वो लग्जरी बसेज हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ना काफ़ी है, कम है। जो शहर में आबादी का जो दबाव है वो बहुत ज़्यादा है और बसें कम हैं, तो वो सहूलत वो प्रॉपर मुहैया नहीं हो पा रही आवाम को, इसलिए बसों की ज़्यादा ज़रूरत है कि आवाम किस कदर, आप देखें बसों के अंदर बैठे हुए होते हैं, वो किस कदर भरे हुए होते हैं, तो वो इस चीज़ को देखते हुए आवाम में पजीराई मिली है। प्लस ये तो जो चिंची रिक्शा वगैरह, देखिए ये बहुत ख़तरनाक हैं, ये चिंची रिक्शे वगैरह बड़े किस कदर रोडों पे चलाते हैं, आप देख रहे हैं, वो बिल्कुल इतने ख़तरनाक हैं कि वो 3 पहियों के होते हैं, उलट जाते हैं, उससे मौत वाक़ई हो जाती है। फिर दूसरी बात महंगी है, आप देखें ये 50 रुपये एक बस ले रही है और वो मिसाल के तौर पर न्यू कराची से लेके कोरंगी मलीर तक जा रही है, वो 50 रुपये में सफ़र कर रहा है गरीब आदमी के लिए, ये बेहतर है। चिंची भी तकरीबन एक सफ़र 200-250 रुपये लग जाते हैं अगर न्यू कराची से कोरंगी लांडी जाने तक, तो इसलिए ये आवाम के मफाद में है। मगर यह है कि रोडों को सही किया जाए, ये बहुत उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि रोड ठीक किए जाएँ। और इसके अंदर मैं समझता हूँ किसी को भी माहज़राई नहीं करनी चाहिए, सबको मिलकर
तामीर में हिस्सा लेना चाहिए, और जो भी रुकावटें हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी अपने कारकुनों को भी समझाएं, पब्लिक को इस चीज़ को समझाएं। बिल्कुल आपकी बात पर गौर होना चाहिए। नाज़रीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। नईमुद्दीन साहब, बड़ा काम किया है पीपल्स पार्टी ने, ख़ासतौर पे बसेस के हवाले से जो हम अभी बात कर रहे हैं। पिंक बसेस पे बड़ी ख़वातीन खुश हैं। वो कहती हैं कि क्योंकि आपके दौर में जो सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बने थे तो वो बड़े आवाम ने बड़ा अप्रिशिएट किया था उसको, और वो अभी तक चल भी रहे हैं, है उसमें स्ट्रेंथ। अब जब पिंक बसेस बनी है इन्हीं रूट्स और ट्रांसपोर्ट के हवाले से, तो बड़ा अप्रिशिएट किया है ख़वातीन ने भी, तो आप भी सपोर्ट करेंगे यकीनन इन सारी चीज़ों? शुमाइला, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। मुस्तफा कमाल भाई के दौर के अंदर जब वो नाजिम थे, मेयर थे कराची के, तो उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था वो आज तक मौजूद है और अभी तक चल रहा है। ठीक है। और सिंगल फ्री कॉरिडोर्स बनाए उन्होंने, ब्रिजेस बनाए, अंडरपासेस बनाए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेंटेनेंस नहीं है उनकी। देखिए, मेंटेनेंस का इशू ये होता है कि एक कोई भी मेयर 5 साल के लिए मुंतखब होता है, उसके बाद फिर दूसरा मेयर आता है, फिर तीसरा मेयर आता है, फिर चौथा मेयर आता है, तो एक तरीके से आपके पास चीजें डिलीवर होती है। नहीं मुद्दीन साहब, होना तो ये चाहिए ना कि ये अगर कोई चीज एक बन गई है तो उसकी मेंटेनेंस के लिए एक प्रॉपर वो चलती ही रहनी चाहिए। और एक काम जो किसी एक दौरे हुकूमत में वो शुरू हुआ है या इख्तिताम पजीर हुआ है, तो अगली आने वाली हुकूमत पाबंद हो कि उसको कंटिन्यू करे। देखें, बाई लॉस तो यही कहते हैं कि आने वाली हुकूमत जो है वो पाबंदी होती है, लेकिन चूंकि सिस्टम जो है वो एक दूसरे को डिलीवर करने के अंदर ये सारी सच्चाई भूल जाता है। लेकिन बट ये कि मुस्तफ़ा कमाल भाई के दौर का इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी चल रहा है, और जो ग्रीन बसेस चल रही हैं या ऑरेंज लाइन आई है या पिंक लाइन आई है, तो हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं कि पीपल्स पार्टी ने एक अच्छा इक़दाम। लेकिन आपके मेयर वसीम अख्तर साहब ने कुछ नहीं किया था। देखिए, वसीम अख्तर साहब के दौर में आप ही समझ लें कि बहुत बुरे हालात थे कराची मेट्रोपॉलिटन के। आपके मेयर के भी बुरे हालात हो गए। हमें जो भी हमें फंड्स मिलते थे वो बेसिकली हमें मिलते थे अपना सीएम साहब की तरफ से, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है। अपना मेयर साहब के दौर में, वसीम अख्तर साहब के दौर में सफिशिएंट फंड नहीं मिला, इसलिए इतने ज्यादा काम नहीं हो सके, इतनी ज्यादा तरक्याती स्कीमें नहीं चल सकी। लेकिन आज शायद मुर्तजा वहाब साहब ने काफी तरक्याती स्कीमों का तस्करा किया है, पिंक बस का तस्करा किया है, रेड बस का, रेड लाइन ऑरेंज लाइन का तस्करा किया है। तो मैं समझता हूँ इस शहर में 5 से 7 हज़ार और 10 हज़ार कम से कम अगर ये बसें हों तो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर होगा। और आपकी बात अभी सही थी, जैसे अभी ताज साहब ने कहा, गुलजार साहब ने, कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए। तो अब मुर्तज़ा वहाब साहब के पास मज़ीद 3 साल 4 साल मौजूद हैं, वो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश करें, और मैं समझता हूँ और मज़ीद बसों की, क्योंकि इन सड़कों पे अगर ये बसें चलेंगी तो ये ज्यादा चल नहीं पाएंगी, ऑब्वियसली उनके हालात ऐसे नहीं है। एक बसों को चलाने के लिए भी एक सिस्टम बिल्कुल होता है। अगर रोड आपके सही हैं, कारपेटेड अच्छी है, तो डेफिनेटली वो चलेंगी। और उसके अलावा एक माफिया भी काम कर रहा होता है कि जो बसों को रोकता है, कोशिश करता है कि अब ये बसें रुकें तो उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट दूसरी चले। तो हमें इसकी तरफ भी देखना होगा कि कोई ऐसा शरपसंद अनासिर हमारे इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व ना हो जाए कि जी हम अपने उसने केएमसी की ट्रांसपोर्ट को रोक नहीं दिया। वो तो माफिया के, आप तो माफिया के शिकंजे में हैं, आवाम तो माफिया के शिकंजे में। आप कोई भी चीज उठा के देख लें, टैंकर माफिया से लेके आप किसी भी जमीन से लेके कहीं पे भी, तो बस माफिया किस तरह से ये स्टार लाइन, F11 और ये W11 मतलब तो हैरान हूँ ये बसेस चल कैसे रही हैं। आज भी आप देखें, आपको बस रोड पे 7H और 2K चलती हुई नजर आएगी। ड्राइवर की सीट पे पायलट लिखा होता है और वो सच में अपने आप को वो F-16 का पायलट समझता है। ये बड़ा, और कोई पूछने वाला नहीं है, मतलब कोई बिल्कुल भी देखने वाला नहीं। सलीम साहब, आपसे एक बात मुझे बड़ी शिकायत रहती है। देखें, पीपल्स पार्टी ने 15 साल गुजारे और MQM जो है वो हर पार्टी के साथ वो बैठती है और हुकूमत में शामिल रहती है। ठीक है, वो जो कर रहे हैं ठीक है। वो मुझे ये बताएं, आपकी हुकूमत भी 3.5-4 साल रही, क्यों नहीं कराची पे तवज्जो दी गई? क्या वजह थी? वजह क्या थी? बुनियादी वजह बताइए। पहले तो मैं आपको बसों वाली बात क्लियर कर दूं। चलें, बसों वाली बात पहले देखिए, इस वक्त नहीं, ये दुखती रखनी है, इसमें आप भी शामिल थे, आप भूल रहे अपने आप को, इसमें आप भी शामिल थे, आप अपने को ना भूले सर। ठीक है सर, 15 लाख मोटरसाइकिलें जो है शहर में चल रही हैं इस वक्त। ठीक है।
अगर हम सिर्फ सिंगल सवारी भी लेते हैं ना 15 लाख में, तो एक बस के अंदर जो आते हैं वो तकरीबन मेरे ख्याल से 50 से 60 से ज़्यादा लोग अफराद तो नहीं आ सकते। एक बस के अंदर में 50-60 से ज्यादा अफराद अभी जो नहीं आई हैं, मैंने तो 200 भरे हुए देखे हैं। भरे हुए देखे नहीं, अगर सीट बाय सीट अगर हम बाइज्जत तरीके से अगर हम अपने आवाम को फैसिलिटेट करें, सीट बाय सीट जो उसका हक बनता है, जिस तरह दीगर ममालिक में सीट बाय सीट जा रही होती है बसें, इस तरह हम अपने भी मुल्क के आवाम को उसका हक देने का सोचते हैं, तो आप देखें 50-60 से ज्यादा तो नहीं है। कराची में सिर्फ नहीं, लाहौर की, पंजाब की जो मेट्रो है वहाँ पे भी सूरत हाल ऐसी है। मैं वहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, जब यहाँ पे जो मार्केटिंग हो रही है इस वक्त हम इसकी बात कर रहे हैं। अच्छा। उनकी मार्केटिंग हमें नजर नहीं आती, वो पंजाब के अंदर कर रहे होंगे अपनी मार्केटिंग, तो हम उसका जवाब नहीं दे सकते कि उधर कितनी बसें हैं, उसकी तादाद तो शुमार नहीं है हमारे पास। और यहाँ पे मेरे ख्याल से चंद 100 बसें आई हैं जिसकी इतनी मार्केटिंग की जा रही, जितने में की बसें नहीं है उससे ज्यादा की तो उन्होंने मार्केटिंग कर दी है। अच्छा। और अगर एक हम लेते हैं तो कम से कम हमें 25,000 बसें चाहिए एक बस के अंदर 60 अफराद बिठाने के लिए। 25,000 बसें सिर्फ कराची के लिए 25,000 बसें चाहिए इस शहर कराची के लिए। अगर हम उसके अंदर 50-60 सीट बाय सीट बेचने चाहें तो वो सीट बाय सीट 50 लाख नहीं बेचेंगे। क्यों कि 15 लाख जो बाइकें चल रही हैं उनमें से हर कोई डबल सवारी में भी चल रहा होता है, 3-3 भी बैठे होते हैं, 3-3 भी बैठे होते हैं और 4-4 5-5 फैमिलीज के साथ भी बैठे होते हैं। अगर हम उनकी क्वांटिटी करेंगे तो आप वाली क्वांटिटी पे पहुंच जाएगी 100 मोर देन 100 से ऊपर ही चली जाएगी। ऐसा ही है। तो ये सूरत हाल ये कि सिर्फ मार्केटिंग पे तवज्जो नहीं होनी चाहिए, पिंक और ये बसें दिखा के आवाम को बहलाने की कोशिश न की जाए, बल्कि हकीकी बुनियादों पर आवाम का मसला हल किया जाए। और जो बसें सिर्फ नहीं है जिन पर रोड्स चाहिए, प्राइवेट कारें हैं, प्राइवेट मोटरसाइकिलें हैं जिनको भी ये चाहिए। मोटरसाइकिल आपको पता है खतरनाक सवारी, अगर हकीकत में आवाम का तहफ़्फ़ुज़ ये चाहते हैं ये लोग तो 25,000 कम से कम बसें और उसके साथ में इनके रोड का बंदोबस्त करें और उसके बाद मोटरसाइकिलों में बैन करें ताकि कोई निकलता तो उसको बाइक चलाने की जरूरत ना हो, सीधा बस में बैठे और चला जाए जहां उसको जाना, और रीजनेबल किराए पे और मुनासिब किराए पे। और दूसरा आप क्या सवाल कर रही थी? वो तो मैं जो सवाल कर रही थी, लेकिन आपने तो बात ही ऐसी कर दी, यहाँ खवातीन बाइक्स ले रही हैं, वो बाइक चलाने की सोच रही हैं, आप कह रहे हैं कि बैन कर दें। मतलब आप तो हमारे मैंने ये कहा अगर 25,000 बसें ले आते हैं शहर कराची के अंदर में, जिससे आवाम सेटिस्फाई हो जाती है कि भाई हाँ अब आवाम को हम बाइक खतरनाक सवारी से हमें हटाना है। खवातीन क्यों आई है बाइक्स के अंदर? इसीलिए आई है ना कि सवारी नहीं है, मजबूरी है इनको। वो भी अपनी जानों का रिस्क लेके, वैलिड पॉइंट है, अब वो भी अपनी जानों का रिस्क लेके बाइकों पे आई है। हम कोई पाबंदी नहीं लगा रहे, हम ये नहीं कह रहे कि उनको बैंड होना चाहिए, मगर पहले आवाम को फैसिलिटेट करें। 25,000 खुद ही छोड़ देंगी, वो खुद ही छोड़ देंगे। जाहिर है जब उनको एक अच्छी सवारी मिल रही तो क्या जरूरत है? वो गर्मी में क्या जरूरत है? गर्मी में ख्वार हो रही हो, वो लग्जरी बस में जाएंगे, 50 करोड़ की बस में जाए, क्या बुराई है? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि पीटीआई ने क्यों नहीं कराची में तवज्जो दी? जी आप देखें पीटीआई का जो बजट दिया गया था वो ठीक ठाक दिया गया था, 11 अरब वाला, 1100 अरब वाला, 11 अरब में पता नहीं कितना गाजा, मतलब एक एमपीएस को एक अच्छा खासा रैमसम अमाउंट दिया गया था एमएनएस को। अच्छा। और वो हर उन्होंने अपने अपने इलाकों में काम करवाए। अब अगर इनके एमएनएस ने अपने इलाकों में काम नहीं करवाए तो उसकी जवाबदेही है। हमारे इलाकों में तो अच्छा खासा काम हुआ है। अच्छा। और ऐसे वो काम हुए जो एमएनए का हक नहीं बनता। अच्छा। एमएनए का हक नहीं बनता कि वो सीवरेज लाइनें सही करा मगर उसको करवानी पड़ी। एमएनए का हक नहीं बनता कि वो टूटी फूटी सड़कें बनाए मगर उसको बनवाने पड़े। अच्छा। एमएनए का हक है कौम की तरक्की के लिए वो सोचे, वो कौम को आगे ले जाने के सोचे, और कौम को जो है ना वो सड़कों पे और गटर लाइनों पे उलझा के रखा हुआ उन्होंने आज तक। 75 साल से हम यही गटर लाइनों में और सड़कों में उलझे हुए हैं। कभी सड़क पानी के लिए तोड़ रहे हैं तो फिर बना रहे हैं, फिर बन गई है तो फिर गटर की लाइन के लिए तोड़ रहे हैं, हम यही देखते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ये मसाइल तो बिल्कुल ये तो आवाम को उलझन में डाल के रखा गया। राना गुलजार साहब, पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात की जो गूंज है, क्या मुफाहमत का बादशाह कोई सरप्राइज देने वाले? आपके पास तो खबर होगी। देखिए जी, बात यह है कि महाजराई की सियासत कभी भी तरक्की नहीं पाती, और ये जो भी कुछ हुआ है नहीं होना चाहिए। पीटीआई के लोगों को भी पीछे हटना चाहिए और दूसरों को भी पीछे हटना चाहिए। पाकिस्तान की तरक्की के लिए आपस में मिलना चाहिए और लफ्ज़ों की गोलाबारी सीज़ फायर होना चाहिए। ये बात आपने कही है, बहुत सही। ये चीज़ अच्छा अमल नहीं है, और इस अमल ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान के अवाम को नुकसान पहुंचाया। और हम आज तक यही कह रहे हैं कि जी हमने अच्छा काम किया, हमने अच्छा काम किया, बुरा काम किसी ने नहीं किया, और कोई अच्छा काम नज़र भी नहीं आया। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें लफ्ज़ों से इज्तनाब बरतना चाहिए और आपस में सबसे मिलना चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं
और सियासी इंतकाम से गुरेज होना चाहिए। सियासी इंतकाम किसी के ख़िलाफ़ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो सियासी लोग हैं हम, हमें जो कुछ भी है टेबल पे बैठ के मसाइल को हल करना चाहिए और हमें अपना मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह पर उसका इमेज ख़राब होता है और गलत उसका इम्प्रेशन पड़ता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हमारी कमज़ोरियों से वाकिफ़ होते हैं ना पूरी दुनिया, किसी को नहीं देनी चाहिए। हमारे आपस के इख्तलाफात हैं, बस आपस में होने चाहिए और आपस में ही उनको दूर करने चाहिए। ठीक है। तो कोई बाहर से अगर हमारी सालिसी कराए तो ये अच्छा अमल नहीं। मतलब ये सियासत एक घरेलू जैसा माहौल होना चाहिए आपके साथ। बिल्कुल। इख्तलाफात घर के अंदर भी जब देखें, घर के अंदर भी मिसाल के तौर पे एक बाप होता है, उसके 8-10 बच्चे होते हैं, 2 बीवी 1 बीवी होती है, लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, तो क्या मतलब क्या पड़ोसियों को जब कहा जाए कि आए जी हमारा मसला हल कराएं? मुझे तो इख्तलाफ है सर जी आपकी बात से। को चाहिए कि बाप उनकी बातों को सुने, उनको बिठाए, ठीक है, और उनमें इत्तेफाक राय पैदा करे। ये बड़ी अशद ज़रूरत होती है। बाप तो बड़ी कुर्बानियां देता है राना साहब, वो जायदादें थोड़ी रखेगा, वो तो अपनी सारी जायदाद ला के वो बच्चों में बांट देगा। मैं जो ये तो देखें, मैं इसमें किसी की हिमायत या रिश्तेदारी नहीं हो सकेगी राना साहब। देखिए, मैं किसी की बुराई या किसी की हिमायत नहीं कर रहा, मैं एक बड़ी न्यूट्रल बात कर रहा हूँ और अपनी ज़ाती राय पेश कर रहा हूँ कि देखिए, जब हम अपने मसाइल खुद बैठकर हल करेंगे, हम मिसाल के तौर पे अगर 10 इसमें पॉलिटिकल पार्टी हैं, 10 स्टेक होल्डर हैं, तो उनको आपस में बैठना चाहिए, उसमें एक एक कदम सबको ही पीछे हटना चाहिए, किसी को अपनी अना या जिद नहीं बनानी चाहिए। तो बात यह है कि सियासत में कभी कुर्बानी भी देनी पड़ती है, कभी कोई शख्स किसी को बड़ा मानना भी पड़ता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है। मैं फिर आपसे वही कह रहा हूँ कि हर धर्मी हमें छोड़नी होगी। तो जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये अमल मसाइल नहीं हो सका, मसाइल हल नहीं हो सकेंगे। और देखिए, हम एक दूसरे को ताना देना छोड़ दें। हम ये जो काम करते हैं, एक दूसरे को ताना देते हैं, तो ये अच्छा अमल नहीं। राना साहब, ये जो कराची में डाकू राज कायम है, जरदारी साहब भी आए, इजलास हुए, मुलाकातें हुई, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन कोई हल नहीं निकला। वही हिदायत, वही अहकामात। नहीं, देखिए जी, बात यह है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है। नहीं, पुलिस बेबस नजर आ रही है राना साहब। पुलिस कार्रवाई कर रही है और उनको मज़ीद तेज़ कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस को जो है ना, उनके साथ रियायत नहीं करनी चाहिए और पुलिस के अंदर जो काली भेड़े बैठी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अंदर भी रिफॉर्म आना चाहिए। ये असल पॉइंट। जो लोग जो पुलिस और डाकू का रिश्ता मजबूत है उसको टूटना चाहिए, क्योंकि इसलिए कि पुलिस में कुछ काली भेड़े ऐसी हैं जो डाकुओं की सरपरस्ती करती हैं, मंशियात फरोशों की सरपरस्ती करती हैं, लैंड ग्रेबरों की सरपरस्ती करती हैं और गुटखा माफिया, चर्स माफिया की सरपरस्ती करती हैं। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन पुलिस वालों को नौकरी से भी फारिग किया जाए और उन डाकुओं की जगह उनकी FIR काट कर उनको जेल में डाला जाए, क्योंकि उस वक्त तक रिफॉर्म नहीं आ सकता। पुलिस पर कड़ी नजर रखनी होगी और पुलिस को, जो ऑनेस्ट अफसर हैं, उनको क्रिमिनल से अपने आप को दूर रखना होगा। मैं कहता हूं तमाम पुलिस वालों को क्रिमिनलों से अपने आप को दूर रखना होगा, उनसे रिश्तेदारी ना निभाएं, क्योंकि इसलिए कि जब उनसे दोस्तियां करते हैं तो वही फिर पुलिस को नुकसान पहुंचाते हैं, वही पुलिस वालों को मारते हैं, फिर इसी तरह से जराइम जो है ना फल फूलता है। तो मैं ये समझता हूं कि तमाम जितने भी जराइम पेशा हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ईमानदारी से और ऑनेस्ट तरीके से होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर दुश्मनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस को फुल फ्लैश ऑर्डर दिया जाता है तो उसके अंदर दुश्मनियां भी लोग निकालते हैं। तो इसके खिलाफ भी, इस पे भी नजर रखनी होगी। तो ये IG सिंध को सख्त हिदायत दी हैं फ्री एंड फेयर साहब ने, फ्री एंड फेयर तरीके से काम होना चाहिए और डाकुओं को रियायत नहीं होनी चाहिए, तहकीकात भी होनी चाहिए, डाकुओं के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि उनको जजेस को भी देखना होगा कि उनको सख्त से सख्त सजाएं दें, ताकि वो जो है उनको जमानतें ना दें, अगर साबित होता है तो जमानतें ना दें, उनको सजाएं दें सख्त से सख्त, ताकि वो ऐसा ना कर सके। ठीक है। नईमुद्दीन साहब, पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के दावे सभी कर रहे होते हैं, नतीजा सिफर क्यों रहता है? स्टॉक एक्सचेंज 75 साल की बुलंद तरीन सतह पे पहुंची हुई है, लेकिन आप अगर देखें, हमने अभी लेबर डे मनाया और मजदूर काम पे था, ऑफिसर जो थे वो सब के सब पिकनिक मना रहे थे। क्यों? ऐसा क्यों? देखें शुमाइला, अभी जिस तरीके से आप मईशत की बात कर रही हैं, मईशत में बिल्कुल दो राय नहीं है। इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज जो है उरूज के ऊपर है, अपनी काफ़ी हदें अबूर कर ली। नहीं, माहिरीन माशियात तो ये कहते हैं सब आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल हो या आप समझ लें जेन्युइन नहीं जेन्युइन हो,
लेकिन ये डेफिनेटली जेन्युइन है तो आपको नज़र आ रहा है, और जब कोई चीज़ जेन्युइन होती है तो वो बूस्ट करती है। दूसरा ये कि मजदूर डे की जो आप हमेशा से बात करती रही हैं और ऑफिशियल कल्चर की कि वो हमेशा घूमता रहा है, तो इस वक्त अगर देखा जाए तो कारोबार की हालात बड़े ख़राब हैं। उसकी जो सबसे बड़ी वजह यह है जो इस वक्त FBR के मसाइल हैं, जिसको कोई फोकस नहीं कर रहा, जिसे कोई देख नहीं रहा, कि चलते हुए बिजनेस को ब्रेक लग रहा है, इंडस्ट्री आपकी बूस्ट करने के बजाय रुक रही है। अभी शायद माहिर माशियात से अगर आप पूछें या चेयरमैन FBR से पूछा जाए या वज़ीर ख़जाना साहब से पूछा जाए कि आपने 350 SRO एक निकाला, जिस 350 SRO को आपने इंट्रोड्यूस कराया उसकी वजह से चलते हुए बिजनेस में ब्रेक लग गया। अगर इस वक्त अगर आप इस ऐसे हालात के अंदर आप इंडस्ट्री को रोकेंगे या ऐसे ट्रेडर्स को या ऐसे एक्सपोर्टर्स को या ऐसे मैन्युफैक्चरर्स के लिए इस किस्म के SRO निकालेंगे जिससे मईशत खराब हो रही है, मुल्क तरक्की के बजाय रुक रहा है, तो इन्हें सोचना चाहिए कि वो जो नॉन टैक्स पेयर हैं, जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उसकी तरफ उनको तवज्जो देनी चाहिए, उसकी तरफ उनको जाना चाहिए कि इन लोगों को कैसे टैक्स नेट में लाया जाए और मुल्क की मैशियत को किस तरीके से बहाल किया जाए। लेकिन बजाय इसके कि आप टैक्स नेट की तरफ जाएं, आप टैक्स नेट को बढ़ाने के बजाय आपने चलते हुए टैक्स नेट को रोक दिया। इस वक्त इसी महीने का एक सेल्स टैक्स रिटर्न भरा जाता है जो शायद आपकी नॉलेज में ना हो। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के बिजनेसमैन परेशान हैं, ना वजीर आजम साहब सुन रहे हैं, ना चेयरमैन FBR साहब सुन रहे हैं, ना कमिश्नर साहिबान सुन रहे हैं, सब लोगों का बुरा हाल है। टैक्स पेयर बेचारा परेशान है कि वो कहाँ जाए, किससे बात करे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने लेटर दे रही है, FPCCI अपने लेटर दे रही है, तमाम वकला अपने लेटर दे रहे हैं। टैक्स रिटर्न्स तो कभी मिला ही नहीं है ना। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपने मुल्क की मईशत की बात करी, हालात की बात करी, तो देखें जब आपकी एक्सपोर्ट बढ़ती है तो आपके यहाँ रेमिटेंस आता है और आपकी एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री जो है आपके लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करती है। लेकिन FBR के मामलात इतने खराब हैं जिसकी वजह से मुल्क की मईशत खराब हो रही है। आज आप FBR के मामलात सही करते हैं, आज वजीर खजाना साहब और चेयरमैन FBR पे एक्शन ले लें, या शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने वादा किया था अभी बैठ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी FPCCI में भी कि मैं SRO 350 को वेकेट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, आज तक उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। तो किस तरीके से मुल्क जो है आपका बूस्ट करेगा, इंडस्ट्री बूस्ट करेगी। लोग तो अपना पैसा सोचते हैं कि दुबई ले जाएं, दूसरी कंट्री में ले जाएं, तो वही तो कर रहे हैं, वो कारखानों को बेच के वो स्टॉक में लगा दे रहे हैं। जी यार देखें यही हाल है ना, जब आपकी इंडस्ट्री बंद होगी और एक इजी मनी स्टॉक से जनरेट होगी तो आपके यहाँ क्या होगा, मजदूर डे फिर नहीं बनेगा। फिर आपके यहाँ जो है इस तरीके से आपके यहाँ आप उसको कहते हैं कि ज़हन में बात नहीं आ रही, ठीक है, कि जब मजदूर काम नहीं करेगा, फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी तो आपकी इंडस्ट्री बदहाली होगी, कुछ भी नहीं होगा। दूसरा चाइना आपको कहता है कि जी आप सब कुछ हमसे ले लो और आप अपनी इंडस्ट्रियां बंद कर दो, तो आप किस तरीके से काम करोगे। सारा चाइना को हम अपना जितना भी रॉ मटेरियल हम चाइना को भेज देते हैं, चाइना वहां से प्रोडक्ट हमारे यहाँ भेज देता है, तो हमारी इंडस्ट्रियां तो बंद ही रहेंगी ना। हमारे पास तो वैसे भी अब कुछ नहीं बचा, हमारे मजदूर कारखानों में तो काम नहीं कर सकेंगे। गैस हमारे प्रॉब्लम्स, गैस की हमारे यहाँ लोड शेडिंग, बिजली की हमारे यहाँ लोड शेडिंग। आप देखें कितना बुरा हाल है इस वक्त बिजली का। आप आम आदमी को बिजली 19 रुपए बढ़ रही है, दरख्वास्त दे दी गई है और आवाम को लोड शेडिंग का सामना। जबकि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि जहां की बिलिंग पूरी होगी, जहां पे वहां लोड शेडिंग नहीं होगी। उसके मुतजाद आप देखें कि जिस जगह की बिलिंग पूरी है, स्टार कस्टमर्स हैं, वही लोग जो हैं सफर कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। नाज़रीन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और अब बात हमारी हो रही है कि आवाम जो है उनकी मुश्किलात का कोई हल ही नहीं निकल रहा। कोई मसाइल हैं कि बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन सोल्यूशन कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा है। ख़ास तौर पर हम बात कर रहे हैं बिजली की और जो आवाम को मसाइल का सामना, इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें। एक बात जो हम भूल रहे हैं, किसानों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना है। सलीम साहब, जो किसान हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात हो गई हैं। गंदम की फसल कट के सामने आ गई है और उनका ख़रीदार कोई नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने तो $1 अरब की गंदम मंगवा ली है। 1.3 अरब डॉलर। अच्छा, किसानों से पहले मैं आपको इंडस्ट्रीज की बात बता दूं, क्योंकि किसानों के मसाइल भी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब इंडस्ट्रियां चलेंगी तो किसान भी खुशहाल होगा और इंडस्ट्रीज भी खुशहाल होंगी। देखें 90s के अंदर में पाकिस्तान को जो है ना सामाजिक कुव्वतों के साथ मिलकर पाकिस्तान को जो गर्दन से दबोचने की प्लानिंग की गई ना, वो एनर्जी सेक्टर था। अच्छा, एनर्जी सेक्टर जो है वो किसी भी कौम की तवानाई होती है जिससे मुल्क को कौम आगे जाते हैं। उससे किसान भी खुशहाल होता है, अगर बिजली सस्ती होती है और इंडस्ट्रीज भी खुशहाल होता है, वो अपनी एक्सपोर्ट ग्रो कर सकता है। आवाम भी खुशहाल होती है कि वो
मुनासिब तौर पे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं बिलों के अंदर में। इन्होंने किस तरीके के एग्रीमेंट किए कि पाकिस्तान की टोटल कैपेसिटी पीक टाइम के ऊपर अगर आप ले लें तो वो 24,000 मेगावाट है। फुल गर्मी जिस वक्त पाकिस्तान के तमाम एसी चल रहे हो, पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्रियां चल रही हो, तो वो 24,000 मेगावाट बनती है। और हमारी जो लाइनें चल रही हैं उसमें कैपेसिटी है 22,000 मेगावाट की। यानी 24,000 हमारी लाइनों में भी गुंजाइश नहीं चल सके। और इन्होंने जो एग्रीमेंट किए वो 45,000 मेगावाट के एग्रीमेंट्स किए हैं आईपीपी से। 45,000 में यानी 21,000 मेगावाट की पेमेंट जो है पाकिस्तानी कौम फालतू में अपनी जेब से दे रही है, बल्कि इसलिए नहीं बल्कि 23,000 मेगावाट की अपनी जेब से फालतू में दे रही है। इसके अलावा लोड शेडिंग अलग भुगत रही है और अजाब अलग भुगतती है। हमारी इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं। ये सब के सब जो है ना ये मिले हुए पाकिस्तानी कौम को तनज़्ज़ुली की तरफ ले जाने के सिलसिले में। अगर ये एनर्जी सेक्टर को ही खाली सही तरीके से मैनेज कर लें तो पाकिस्तानी कौम जिस दलदल में गिरी है उससे निकल के बाहर आ जाएगी, मगर ये कभी नहीं करेंगे। अगर आप खाली हमारे गिलगित के अंदर में इतनी कैपेसिटी है कि वहां से 2 लाख मेगावाट हम बिजली तैयार कर सकते हैं, 2 लाख मेगावाट। और हमारे पास विंड जोन ऐसे हैं जहां पे बहुत सी जगहों पे अगर हम उससे भी फायदा उठाएं तो भी हम अपनी दुगनी जरूरत की पैदा कर सकते हैं। वहां पे जो 50,000 मेगावाट हम वहां से भी हासिल करते हैं। मगर तमाम तरह चीजों को नजरअंदाज करके पाकिस्तानी कौम को गर्दन से दबा के और बदहाली की तरफ ले जाने के लिए उन्होंने इस तरीके के एग्रीमेंट किए कि आज 45,000 मेगावाट की पेमेंट हो रही है और 20,000 से कम मेगावाट पाकिस्तानी कौम को मिल रही है। रोज बरोज ये जो है वो रेट्स बढ़ा के पाकिस्तानी कौम को मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। और पीछे से कौन कमीशनें खा रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये कौम से अननोन है। तमाम एग्रीमेंट्स कौम के सामने लाए जाए, कौम को दिखाया जाए कि किस किस तरीके से कौम की गर्दन को दबोचा जा रहा है और किस किस तरीके से कौम को बदहाल किया जा रहा है। ये कौम को मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे सवाल का जवाब भी दे दो जी, जो मैंने आपसे पूछा था कि किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है, देखिए किसानों उसका लास्ट क्या हल किया जाए? कहा था कि ये असूलन अभी तक काकर गवर्नमेंट में काकर साहब और मोहसिन नकवी साहब जो है वो जेल में होने चाहिए। वो आज हमारे ऊपर मुसल्लत है, सेनेटर और दीगर वो बन के। क्यों कि इन लोगों ने, यही लोग इन्वॉल्व हैं यूक्रेन से $31 पर टन गंदम खरीदने में। अब आप बताएं 3100 रुपये पाकिस्तानी 3100 रुपये बनते हैं टन मन खरीदने में। अब 3100 रुपये जो है वो वहां से इसके बीच में कमीशन इनका अलग है, इसके अंदर इनका कमीशन है 400 रुपये। अगर आप इसके अंदर एक्सपेंसेस भी डाल दें तो भी इन्होंने 4400 रुपये के हिसाब से फ्लोर मिलों को बेची है। यानी तकरीबन 5 और 900 रुपये फी मन इन्होंने जो है ना कमाई की है और जो तकरीबन 85 अरब रुपए के करीब बनती है। और पाकिस्तानी कौम जो एक पाकिस्तानी कौम नहीं, पाकिस्तान की कौम के लीडरान जो अपने आप को $1 अरब के लिए भीख मांगते हुए नजर आ रहे होते हैं, वो 1.3 अरब गंदम की मद में स्टॉक करके बैठी हुई है और किसान से गंदम खरीदने के लिए तैयार नहीं है, ताकि किसान अगले साल फिर गंदम न बोए, क्योंकि गंदम के अंदर नुकसान आएगा तो अगले साल नहीं बोएगा, तो फिर ये इंपोर्ट करे, फिर कमीशनें खाएं। ये जो हम पर मुसलत हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के लिए, कौम के लिए नहीं है। अच्छा। जब तक कौम के लिए काम करने वाले आगे नहीं आएंगे उस वक्त तक ये कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकती। और आप देख लें कि जिस बेईमाना तरीके से और जिस बोंडे तरीके से 8 फेब के रिजल्ट को चेंज किया गया, वो सिर्फ पाकिस्तान की तारीख के नहीं, दुनिया की तारीख के बदनुमा दाग है जो पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट लगाया। अभी आपने इसी पे अपना व्हाइट पेपर भी जारी किया, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो अब आप इन तमाम सूरत हाल में आप समझते हैं कि इसका कोई फायदा पहुंचेगा? देखिए, फायदा पहुंचेगा इस सूरत में कि अवाम में अवेयरनेस आएगी, अवाम को मालूम पड़ेगी कि हम किस तरीके से आपको पाकिस्तानी कौम को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किस तरीके से पाकिस्तानी कौम को तनज़्ज़ुली की तरफ धकेला जा रहा है। खान साहब मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सिंपल से 3 पॉइंट, उन्होंने ये नहीं कहा मेरे को रहा करो, उन्होंने कहा तमाम कारकुनान को रहा करें, फॉर्म 45 बहाल करें, यानी मैंडेटेड अवाम के हाथ में दें, और जो है तीसरा भी एक है अच्छा 9 मई की अदालती तहकीकात कराई जाए, 9 मई की अदालती तहकीकात करवाई जाए, ये इनका तीसरा मुतालबा है। और एक चौथा मुतालबा जो पार्टी ने अपनी तरफ से डाला था वो ये था कि खान साहब को भी रिहा किया जाए। अच्छा। मगर खान साहब के ये 3 मुतालबात हैं, अगर ये पूरे कर दें, कल आके बैठ जाए, मुज़ाकरात कर लें, कोई भी आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, शहबाज शरीफ आ जाए, यहाँ एस्टेब्लिशमेंट आ जाए, कोई भी आ जाए, ठीक है। तो संजवानी साहब, फिर वो घड़ी का मसला कैसे हल होगा? फिर
सर आप मुझे ये बताएं कि चंद करोड़ की गाड़ी के जो है वो उनका तोहफा है, आपको कोई तोहफा दिया गया, वो आपका राइट, या बेचें या न बेचें, ये आपका राइट है। नहीं तो वो ठीक है। अब हम ये बताएं, वसीम अकरम के जो 12 अरब रुपए जो हर साल वो ले रहे थे पाकिस्तान की तरक्याती कौम के, वो कहाँ गए? खासा में तो वो गाड़ी बेच के सड़क बनी थी, वो तो सड़कों के पैसे खा गए आप लोग। लेकिन वो पैसे आप लोग सड़कों के पैसे भी खा गए, सेवरेज के पैसे भी खा गए आप लोग। वो पैसे तो बोरी बदमाशी आप लोगों ने दी। आप लोग नान भाइयों ने हुकूमती रेट को क्यों चैलेंज कर दिया? नान भाई कहते हैं कि हम रोटी जो है वो उस पर नहीं फरोख्त करेंगे जो हुकूमत हमें दे रही है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? हुकूमत ने क्या उनके साथ जुल्म कर दिया? देखिए जी, ये जो कमेटियाँ होती हैं इलाकाई, डिप्टी कमिश्नर और ये जो है ना, ये इनका काम है कि सख्त एक्शन ले और उनके जो मसाइल हैं उनको भी हल करें और अपने रिट को कायम करें। और ये जो कमेटियाँ जो होती हैं वो फाहल तरीके से काम करें और उनके रिट नज़र नहीं आ रही जो आनी चाहिए। ठीक है। और अनबाई हो या दूध फरोश हो, सब्जी फरोश हो, कोई भी हो, फल फरोश, जो भी काम करने वाले हैं, ये इन सब पर सख्त एक्शन होना चाहिए और तमाम रेट लिस्टें जो है वो चेक करनी चाहिए और पता होना चाहिए कि जो रेट लिस्ट दी है उसके ऊपर वो फरोख्त हो रहा है या नहीं हो। ठीक है। लेकिन प्राइस कंट्रोल कमेटी बदकिस्मती से फाहल नहीं है, वो इतना काम नहीं कर रही। मैं समझता हूँ कमिश्नर कराची को, मेयर कराची को तो इस चीज पर एक्शन लेना चाहिए और प्राइस कंट्रोल कमेटी को फुल एक्शन में आना चाहिए और गरीबों को इसका समरात मिलने चाहिए। क्योंकि इसलिए कि अगर गवर्नमेंट 10 रुपए किलो मुकर्रर करती है तो यहाँ हमारे यहाँ जो पब्लिक है वो उसको 15 रुपए किलो बेचते हैं। तो ये एक अफसोसनाक अमल है। आवाम को भी चाहिए कि वो गवर्नमेंट के साथ ताउन करें और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो आवाम के साथ ताउन करें। इस रिश्ते को ये मजबूत करें ताकि आवाम को इसका रिलीफ मिल सके और प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा फाहल होनी चाहिए। आवाम तो ये सवाल उठा देती है नईम साहब के 2-2, 3-3 करोड़ की गाड़ियों में जब कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर आते हैं तो गाड़ियों से उतरते ही नहीं। वो प्याज वाले को कहते हैं तुम 2 रुपए ज्यादा बेच के 2 रुपए ज्यादा किलो बेचते हो और आवाम को लूट रहे हो। तो मतलब आवाम तो वेल अवेयर है, वो तो सवाल उठा देती है। इसमें आवाम में आवाम की भी एक बड़ी गलती है कि जब 1 रुपया किलो रुपए चीज मिल रही है और उसको बेचना है तो हमारी आवाम उसको पहले से ही कहती है जी 2 रुपए किलो। आवाम को ये शर्म नहीं आती कि मैं अपने ही भाई को लूट रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो खैर देखिए मैं कई बता सकता हूँ। मेरा बेटा एक शॉप पर, मैं बताऊँ, मेरा बेटा एक शॉप पे गया, उससे 100 रुपए की चीज ली और वो 102 रुपए की बन रही थी। उन्होंने वो एक चीज उसमें से निकाल ली, 94 रुपए की बनी, उसने वो दे दी 94 रुपए की। तो ये बेईमानी नहीं है? ये 100 रुपए की दें आप, मत 101 रुपए की दें। इस तरह बहुत सारे मैंने कहा शॉप से मैं 1 किलो ऑयल खरीद रहा हूँ तो वो ऑयल एक शॉप से ले रहा हूँ 480 रुपए का और वही मैं दूसरी शॉप से ले रहा हूँ 540 रुपए का। अपना व्यू दे बताइए ना मुझे शुमाइला, अगर जब तक हम ये डिप्टी कमिश्नर्स, कराची कमिश्नर्स को पाबंद नहीं किया जाएगा, सबसे पहले तो इनकी इस मराद को खत्म किया जाए कि ये जो 10-10, 12-12 करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं और शॉपकीपर्स पे आके आवाम को शिकायत, शॉपकीपर्स पे आके अननेसेसरी हरासमेंट करके उन पे चालान करते हैं और वो चालान ना तो वो नेशनल बैंक में पेड होते हैं, ना उनको पता होता है कि इस चालान की एक्चुअल कीमत क्या है। वो चालान हवा में बनाए जाते हैं, उसके अंदर पुलिस भी इन्वॉल्व होती है, मुतालिका अदारा के असिस्टेंट कमिश्नर भी इन्वॉल्व होते हैं, जिसकी वजह से आवाम परेशान होती है। ठीक है ना? तो वो जाहिर बात है 2 रुपए की चीज 5 रुपए में ही बेचेगी ना, क्योंकि उसको वो जो भत्ते देने ठेलों के, पथारों के, वो कहाँ से खर्चे निकालेगी। अगर आप यूनिफॉर्म सिस्टम कर दें, आप लोगों को मराद दें तो वो 2 रुपए की चीज 2 रुपए में बिकेगी। 2 रुपए की चीज मार्केट से आते आते 10 रुपए की हो जाती है, क्योंकि उसके पीछे इतने भत्ताखोर लगे होते हैं। कोई ना कोई करप्शन का खात्मा होना चाहिए उसके पीछे। हर कभी कोई केएमसी से आ रहा है, कोई डीएमसी से आ रहा है, कोई पुलिस से आ रहा है, तो हर किस्म की तो वो चीज पहुंचते पहुंचते मार्केट में 2 रुपए से 5 रुपए तमाम इदारे, तो उसके लिए कराची कमिश्नर को और मेयर कराची को एक्शन लेना होगा। बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया नईमुद्दीन साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया राना गुलजार ताज साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए, बहुत शुक्रिया सलीम सिचवानी साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए। नाज़रीन, मुआशरा अखलाकी गिरावट का शिकार हो चुका है और बहुत ज़रूरत है कि ख़ुद एहतसाबी के अमल को किया जाए ताकि जो तमाम सूरत हाल है उसको कंट्रोल किया जा सके। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।